आज के इस वीडियो में मैं अपनी ही बिरादरी जो साइकेट्री बिरादरी है, जो साइकेट्रिस्ट हैं, उनकी कुछ कमियां, कुछ गलतियां, कुछ झूठ बताऊंगा। वो इसलिए बताना है क्योंकि मैं हर जगह नहीं जा सकता हूं, हर जगह सारे पेशेंट्स को नहीं देख सकता हूं पूरी दुनिया में। पिछले 5 साल के अनुभव में जो मैंने जाना है, सीखा है और लगभग 30-35 हज़ार जो पेशेंट्स मैंने अभी तक देखे हैं, उनके अनुभव से मैं बता सकता हूँ, कुछ कंट्रीब्यूशन कर सकता हूँ आप सब के लिए, ताकि आप सब ज़िंदगी में सही इलाज करा सकें। और आज इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि एक गलत साइकेट्रिस्ट कौन होता है, क्योंकि जब आप गलत साइकेट्रिस्ट के बारे में जान जाएंगे तो आप सही साइकेट्रिस्ट की पहचान भी करना जान जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल पे। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए, और जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर उनके लिए भी, जो नया वीडियो देख रहे हैं उनके लिए भी। और ये पूरा दिल से मैं वीडियो बना रहा हूँ, सिर्फ इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि मान लीजिए कल को मैं वीडियो ना बनाऊँ या मैं आपको नहीं देख पाऊँ, आप दुनिया के किसी भी कोने में रहें, लेकिन कम से कम आपको सही साइकेट्रिस्ट की एक पहचान तो आ जाएगी कि सही साइकेट्रिस्ट कौन होता है या गलत साइकेट्रिस्ट कौन होता है। क्योंकि अगर आपका डॉक्टर ही गलत है और आपको ये लूटा जा रहा है, या फिर अगर आपको कोई गलत इलाज किया जा रहा है, तो फिर आप कैसे ठीक हो पाएंगे। मैं आज गलत साइकेट्रिस्ट के कुछ कमियां बताऊंगा, लगभग 5 कमियां मैं बताऊंगा कि उनके क्या 5 कमियां होती, क्या वो गलतियां कर रहे होते हैं, जानबूझ के जो कर रहे होते हैं, आपके साथ जो चीट कर रहे होते हैं, मैं आपको बताने वाला हूँ। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि सही साइकेट्रिस्ट की पहचान क्या होती है। सबसे पहले ये जानिए, जैसे सरकारी साइकेट्रिस्ट की तो बात अलग है, जो सरकारी में है वहाँ तो एक अलग सिचुएशन हो जाती है, क्योंकि 4 से 5 घंटे ही होते हैं। तो मान लीजिए वहाँ पे अगर 100-150 पेशेंट देख रहे हैं तो बात अलग है। लेकिन अगर कोई साइकेट्रिस्ट अपने प्राइवेट ओपीडी में मान लीजिए 6 घंटे में 100 पेशेंट देख रहे हैं, 150 पेशेंट देख रहे हैं, टाइम नहीं दे रहे हैं, 2-3 मिनट का टाइम दे रहे हैं, तो वो एक गलती सबसे बड़ी है। क्योंकि मैंने अपने अनुभव से पाया है कि कम से कम एक ओपीडी में जो भी आपके यहाँ पेशेंट आता है, वो पेमेंट करके आ रहा है, आपको फीस दे के आ रहा है, तो कम से कम उसका हक बनता है कि उसको 10 मिनट समय दिया जाए। और मैं अपने क्लिनिक में कम से कम 2 बार समय देता हूँ, 10-10 मिनट का मिनिमम समय, 10 मिनट का तो देता ही देता हूँ। अगर कभी खाली रहा तो उससे ज़्यादा भी समय दे देता हूँ। तो आपको ये ऐसे डॉक्टर देखने हैं, साइकेट्रिस्ट देखने हैं जो कम से कम 10 मिनट समय दें आपको। जो 2 मिनट का समय दे रहे हैं, फटाफट देख रहे हैं, तो वहाँ पे ठीक होना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे बात ही नहीं हो पाएगी आपके डॉक्टर से, जो मन की बातें करनी है, या पेशेंट को कुछ बात कहनी है, या डॉक्टर और पेशेंट का कोई रिश्ता ही नहीं बन पाएगा, रैपो ही नहीं बन पाएगा। जो होता है ना कि डॉक्टर और पेशेंट का भी एक रिश्ता होता है, तभी बात आगे बढ़ती है। क्योंकि अगर पेशेंट को कॉन्फिडेंस है कि डॉक्टर उनकी बात सुन रहे हैं, डॉक्टर ने उनकी बात सुनी है, समझी, तो चीज़ें ज़्यादा ठीक रहती हैं। कई बार जो गंभीर मानसिक रोग होता है, स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट्स होते हैं या बाइपोलर हो गए, उसमें तो कई बार पेशेंट को लगता है कि उनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो फटाफट अगर दवा लिख देंगे तो पेशेंट को लगेगा कि अरे भाई मुझे किस बात की दवा लिखी गई। तो इसलिए पेशेंट से कई बार कुछ कमजोरियां पूछी जाती हैं कि भाई आपको कमजोरी है, कोई बात है, कोई उनकी उलझन है, घबराहट है, गुस्सा है, कोई ना कोई बात पेशेंट अपनी बात बताएंगे, सिर में दर्द है। तो जब जो डॉक्टर अगर टाइम ही नहीं देंगे, अगर 2 मिनट 3 मिनट में दवा लिख देंगे, तो वहाँ पे आप कैसे बात कर पाएंगे। या घर वाले भी अगर बात नहीं कर पा रहे हैं, 3-4-5 मिनट का टाइम मिल रहा है, फटाफट डॉक्टर साहब ने दवा लिख दिया, तो ऐसे जगह अगर आप इलाज कराते रहेंगे तो आप समझिए कि आपका एक तरह से पैसा बर्बाद हो रहा है। थोड़ा बहुत आपको आराम तो मिल जाएगा, क्योंकि सिम्टम्स जान के डॉक्टर दवा तो लिख देते हैं कि हाँ भाई शक कर रहा है, अच्छा ये दवा, गुस्सा करता है, घबराहट होती है, नींद नहीं आती है, ये दवा, तो 3-4 दवा तो पेशेंट लिख ही देंगे। इसको जैसे मैं बोलता हूँ काम चलाना। जैसे ऐसे डॉक्टर के यहाँ, साइकेट्रिस्ट के यहाँ गए जो बात उतना नहीं कर रहे हैं, फटाफट दवा लिख दे रहे हैं, तो आपका काम चलता रहेगा, पेशेंट पूरा ठीक नहीं हो पाएगा। क्योंकि पेशेंट से थोड़ी बहुत बातें करनी होती हैं, अगर पहली बार में बात नहीं हो पा रही तो दूसरी तीसरी बार में बात तो करनी ही करनी है। तो ये चीज़ आपको देखना है कि आप ऐसे साइकेट्रिस्ट के यहाँ जाइए। अगर कोई नया साइकेट्रिस्ट है आपके मार्केट में, कोई आपके मोहल्ले में, आपके शहर में, जो जिनके यहाँ थोड़ी बहुत भीड़ हो रही है, 2-4-5 पेशेंट की भीड़ हो रही है, 10-10 मिनट समय दे रहे हैं, तो आप वहाँ जा सकते हैं। आप वहाँ के पेशेंट से फीडबैक लीजिए कि क्या डॉक्टर साहब समय दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, सही से बात कर रहे हैं, पूरी बात सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, समझा रहे हैं पेशेंट को कि नहीं, प्रॉपर टाइम दिया कि नहीं दिया, कम से कम जांच लिख रहे हैं कि नहीं, कि खाली जांच ही लिख रहे हैं ज़्यादा। दूसरी कमी गलती ये होती है, जो गलत साइकेट्रिस्ट होते हैं वो जांच पे ज़्यादा भरोसा करते हैं। वो कई बार सीबीसी कराएंगे, एलएफटी की एफटी करा देंगे, सीटी स्कैन करा देंगे, नहीं तो ईजी करा देंगे। आजकल तो बहुत जगह सीटी स्कैन सरकारी में हो जाता है, तो कई बार डॉक्टर सीटी स्कैन नहीं करा रहे हैं तो ईजी करा दे रहे हैं, वो अपना कमीशन वहाँ से निकाल लेते हैं। जबकि कुछ बीमारियों में, जैसे मान लीजिए सीजर की बीमारी हो, बेहोश होना हो, इन बीमारियों को छोड़ के, या बहुत सी बीमारी जैसे स्किज़ोफ्रेनिया हो गया, ओसीडी हो गया, इसमें बहुत ज़्यादा सीटी स्कैन या ईजी की ज़रूरत नहीं पड़ती है।
कुछ बीमारी वाले करा सकते हैं या फिर सिचुएशन के हिसाब से डिपेंड करता है कि आप किस में जाँच करा रहे हैं। लेकिन खाली जाँच कराना, 4 जाँचें करा देना, ये चीज़ थोड़ी गलत हो जाती है। मैं देखता हूँ कि बहुत सारे डॉक्टर्स जाँच ही ज़्यादा कराते हैं, MRI करवा देंगे। अगर CT स्कैन MRI की बात करें तो CT स्कैन से भी आपका काम चल सकता है। MRI ज़्यादा अच्छी होती है नो डाउट, लेकिन MRI महंगा काफ़ी होता है। तो हमें कॉस्ट भी देखना होता है पेशेंट उनके घर वालों का कि भाई कॉस्ट भी हमें देखना है। तो ये चीज़ आपको देखना है कि कोई डॉक्टर अगर बहुत ज़्यादा जाँच करा रहे हैं तो उस पर हमें उतना भरोसा नहीं करना होता है। क्योंकि मानसिक रोग में जो भी हमारे मानसिक रोग हो जाते हैं, OCD फोबिया या स्किज़ोफ्रेनिया या कोई भी डिप्रेशन, इसमें जो पेशेंट से हम बात करते हैं इसको हम कहते हैं मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, MSC। मन के एग्जामिनेशन को कहते हैं, दिमाग के एग्जामिनेशन को। इसमें बातों से ही चीज़ें पता चल जाती हैं। इसमें हम थॉट देखते हैं, परसेप्शन देखते हैं, पेशेंट का मूड देखते हैं। ये चीज़ों से ही पता चल जाता है कि पेशेंट का क्या कंडीशन है, जजमेंट देखते हैं उसका हम। तीसरी कमी होती है कि बहुत सारे डॉक्टर साइकेट्रिस्ट जो गलत होते हैं वो कई बार 2-2, 3-3 महीने की दवा, 4-4 महीने की दवा दे देते हैं, खाते रहो। बहुत से डॉक्टर्स बोलते हैं पेशेंट के घर वालों को कि अब इसकी दवा साल भर चलेगी, इसकी दवा 2 साल चलेगी। कई बार जब पेशेंट के उनके घर वाले दिखाने आते हैं मेरे यहाँ तो मैं बोलता हूँ कि क्या डॉक्टर साहब ने गारंटी दिया था, लिख के दिया था ऐसा बात कि दवा साल भर चलेगी, 2 साल चलेगी, इसका 3 साल का कोर्स होता है? ऐसा कहाँ लिखा है किताबों में? ऐसा ज़रूरी थोड़ी है। लंबी दवाइयाँ चलती हैं, ये बात मैं मानता हूँ कि लंबी दवा चलती है, लेकिन कैसे ये कह सकते हैं कि साल भर चलेगा, 1.5 साल चलेगा, 2 साल चलेगा? 2 साल तक चलाओगे तो ठीक हो जाएगा, 2 साल बाद ठीक हो जाएगा, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। तो ये जो टर्मिनोलॉजी है ना, ये जो शब्द हैं, ये थोड़े गड़बड़ होते हैं। पेशेंट के घर वालों को लगता है कि बस साल भर दवा चलानी है वो ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं है। पेशेंट को समझाना भी होता है, टाइम टू टाइम कंडीशन को चेक करना होता है, कंडीशन कैसी है, पेशेंट ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बिगड़ रहा है। एक ही दवा साल भर थोड़ी चलती रहेगी, या इसका इलाज साल 2 साल चलेगा। हम कैसे कह सकते हैं कि OCD का इलाज साल भर चलेगा, स्किज़ोफ्रेनिया का इलाज साल 2 साल चलेगा? अलग अलग कंडीशन के हिसाब से होता है ना, अलग अलग पेशेंट्स के हिसाब से होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है कि कोई इस तरह की बात ना कर रहा हो। एक तरह से पेशेंट को रोकने की वाली बात होती है, ताकि 6 महीने या साल भर पेशेंट उनके यहाँ रुके, दवा खाता रहे। जितना ज़्यादा पेशेंट रुका रहेगा, दवा खाता रहेगा, तो उतनी उनकी भीड़ होती रहेगी। 3 से 4 बार, 5 बार के कंसल्टेशन में, मतलब 2 से 3 महीने के कंसल्टेशन में ही समझ में आ जाता है कि पेशेंट ठीक होने वाला है कि नहीं ठीक होने वाला है। कई बार तो 1-2 बार में ही समझ में आ जाता है। और अगर पेशेंट डॉक्टर की बातों को मानते हैं, पूरा अप्लाई करते हैं, पूरा फॉलो करते हैं, तो डेफिनेटली वो जल्दी ही ठीक हो जाते हैं। बस शर्त ये है कि पेशेंट को भी डॉक्टर की पूरी बात माननी है। और दूसरी बात ये कि आपको डॉक्टर भी ऐसा मिलना चाहिए, साइकेट्रिस्ट ऐसा मिलना चाहिए तो पेशेंट को समझाए, काउंसिल करे, कुछ थेरेपी करे, कुछ ट्रिक्स बताए, कुछ टेक्निक बताए। और मैं देखता हूँ कि 90% साइकेट्रिस्ट ऐसे नहीं हैं। तो चूँकि अपनी बात हमको रखनी है, अपनी बात बतानी है कि नहीं, दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो बात करते हैं, इसलिए मैं ये बात बता रहा हूँ। कुछ और झूठ मैं देखता हूँ कि साइकेट्रिस्ट बोलते हैं, या तो उनको उतना अच्छे से आता नहीं है। कई बार दिमाग का CT स्कैन करवाते हैं लोग और ब्रेन में एट्रोफी निकल गई, कोई ऐसे हल्का फुल्का कुछ निकल गया है, या माली हल्की सी कोई गांठ निकल गई है, ग्रेनुलोमा निकल गया है, तो पेशेंट के घर वालों से बोल देते हैं कि तीसरी नस सूख रही है, पीछे की नस सूख रही है। जबकि मैं देखता हूँ अक्सर कि ऐसा CT स्कैन में नस दिखती नहीं है, नर्व्स दिखती नहीं है वो। तो एक होता ना, कई बार लोग बोलते हैं कि गांठ हो गई है, गांठ कैसे घुलेगी? पता चला कि साल भर से गांठ का इलाज चल रहा है, कैल्शियम का इलाज चल रहा है। जबकि गांठ जो होती है कई बार नॉर्मल फाइंडिंग भी होती है, या कोई पुरानी चोट लगी है उसकी वजह से हो जाती है। कहने का मतलब छोटी सी चीज़ होती है, उसका बड़ा बहाना बना के लोग इलाज करते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। और नसें जो होती हैं, नर्व्स जो होती हैं, ब्रेन की जो नसें होती हैं, न्यूरॉन्स, वो दिखती नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे झूठ जो होते हैं, गलत साइकेट्रिस्ट बात करते हैं, जिसका कि आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला चीज़ जो इलाज में होता है वो विश्वास होता है, ट्रस्ट। आपको किस डॉक्टर पर ट्रस्ट हो रहा है? क्योंकि जैसे मान लीजिए मैं अपनी बात करूँ, मैं कैसी दवा लिख रहा हूँ ये आपको कैसे पता चलेगा? आपने तो डॉक्टरी किया नहीं है, तो ये तो डॉक्टर पे भरोसा करके ही होगा। तो इसी भरोसे का कई बार कुछ डॉक्टर जो चलने लगते हैं, जिनको थोड़ा फेमस हो जाते हैं, जहाँ भीड़ ज़्यादा लगने लगती है, वो उसका गलत फ़ायदा उठाते हैं। लेकिन आपको मोटा मोटी ये देखना है कि आपको ऐसे साइकेट्रिस्ट के यहाँ जाना है जो कम से कम 10 मिनट समय देने का वादा करे, 5 से 10 मिनट समय देने का वादा करे, हिसाब की जाँच लिखे, काम भर की जाँच लिखे। जैसे मेरे यहाँ भी पेशेंट आते हैं, तो अगर उनको सूजन रहती है, मुझे लगता है कि थायराइड के सिम्टम्स हो सकते हैं, शरीर में सूजन है, थकान है, तो मैं उसके लिए जांच कराता हूँ, थायराइड का जांच, शुगर की जांच कराता हूँ। ऐसा नहीं कि हर पेशेंट आ रहा है उसमें मैं CBC करा दिया, LFT करा दिया, या कोई सीजर का पेशेंट आया तो मैं EEG कराता हूँ, ज़रूरत के हिसाब से जांच कराता हूँ। तो ये चीज़ें होती हैं।
और अगर पेशेंट से बात नहीं होती है, उसको समझाया नहीं जाता है, उसको अपना नहीं किया जाता है, तो पेशेंट कई बार दवा नहीं खाते। आज ही की बात, एक पेशेंट मेरे आई थी, उनके हस्बैंड भी साथ में आए थे, वो कहीं और इलाज करा रहे थे, तो वो दवा नहीं खाना चाह रही थी। पेशेंट बोल रही थी कि नहीं नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जबकि उसको रेस्पेडोन दवा चल रही थी। बोल रही कि नहीं मुझे लगता है कोई बाबा, कोई भूत प्रेत का चक्कर है, तो मैं किसी बाबा को दिखा रही हूँ, किसी पंडित जी को दिखा रही हूँ। उन्होंने बोला कि हाँ कोई ऊपरी चक्कर है, उसका हम पूजा पाठ करेंगे, वो ठीक हो जाएगा। तो वो दवा नहीं खाना चाह रही थी। अब चूँकि वो 4 साल से दवा खा रही थी, तो दवा खा खा के थक गई थी। वो ऐसे साइकेट्रिस्ट के यहाँ गई थी जो सिर्फ दवा लिख देते थे। उनके पति भी चाह रहे थे कि मैं दवा लिख दूँ, दवा उसको आगे बढ़ा दूँ, डोज बढ़ा दूँ, ताकि उसका सिम्टम्स में आराम मिल जाए, क्योंकि वो शक करती थी, लगता था कोई आ रहा है जा रहा है। लेकिन जो वाइफ थी बोल रही थी कि नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो ऊपरी चक्कर है, मुझे पंडित के पास दिखाना है, मैं दवा नहीं खाना चाहती हूँ। तो मैंने उनके हस्बैंड से बोला कि देखिए मैं ज़बरदस्ती दवा नहीं खिलाऊंगा इनको, पेशेंट को कॉन्फिडेंस में लेना है, पेशेंट की बात को सुनना है, समझना है। तो इसके बाद मैंने पेशेंट से या उनके हस्बैंड से बोला कि अपने भाभी को बुलाइए, किसी और इंसान को बुलाइए, ताकि तीसरा पक्ष भी मिल सके कि बात क्या है। जब उनके तीसरे फैमिली मेम्बर आए, बातचीत हुआ, तब पेशेंट को समझ में आया कि हाँ भाई उनको प्रॉब्लम है। उनकी भाभी ने बोला कि नहीं इसको ऐसी बात है, ये ऐसा करती है, वैसा करती है, शक करती है, ये सब चीज़ें होती हैं। ऐसे में क्या होता है कि पेशेंट को भी लगता है कि हाँ उसको कोई प्रॉब्लम है। तो मैंने उससे बोला कि देखिए आप मेरी अगर बातें मानेंगी, पूरे दिल से मानेंगी, तो अगले 2-4 महीने में आपकी दवा बहुत कम हो जाएगी। मैं भी नहीं चाहता हूँ कि आप दवा बहुत लंबे समय तक खाएं, और आप एक सही जगह पे आई हैं, इस बात को समझिए। काफ़ी समझाने पे, कॉन्फिडेंस में लेने पे पेशेंट ने दवा खाने के लिए एक्सेप्ट किया, और फिर वो दवा खाना चालू हुई। वरना होता क्या, शुरू में वो बिना मर्जी की दवा खा रही थी, एक तरह से उसको मजबूरन दवा खाना पड़ रहा था। तो मजबूरन कोई दवा खाएगा तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। पेशेंट को कॉन्फिडेंस होना चाहिए, डॉक्टर पे भरोसा होना चाहिए। मैंने बोला पेशेंट से कि मैं आपके लिए दवा लिख रहा हूँ, आप चाहें तो दवा बाहर से खरीद सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि मेरे यहाँ से दवा खरीदनी है आपको। मैंने पेशेंट के घर वाले से ये बात बोली, और ये बात मैं मीन करता हूँ सारे पेशेंट्स के लिए जो भी मेरे यहाँ दिखाने आते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप मेरे यहाँ दवा लेना ज़रूरी है, और जो भी मेरे यहाँ दिखाए होंगे ये बात मानते होंगे। मैं हमेशा बोलता हूँ मैं फ़ीस वाला डॉक्टर हूँ, मैं फ़ीस लेने में भरोसा रखता हूँ। बाकी दवा आप मेरे यहाँ से लें ना लें कोई बात नहीं है, आप कहीं से भी लीजिए, बस दवा ला के हमको दिखा दीजिए। इतना ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी रखना होता है अपने पेशेंट के साथ में। ये बातें मुझे बतानी थी कि आज के ज़माने में गलत साइकेट्रिस्ट को कैसे पहचानें। मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि मैं जो भी फ़ीस लूँ उसमें आपको ईमानदारी की सलाह दूँ, सटीक सलाह दूँ, ताकि आपको एक समय के बाद डॉक्टर्स के आना ना पड़े, क्योंकि डॉक्टर के पास आना ही बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, कोई बहुत समस्या हो रही है, तो 2-4-5 बार या 2-3 महीने के अच्छे डॉक्टर से दिखा लीजिए। लेकिन जब तक आपको ये पता ही नहीं होगा कि अच्छा साइकेट्रिस्ट कौन है, तो आप कैसे दिखा पाएंगे। तो जो बातें मैंने आज बताई हैं वो गलत साइकेट्रिस्ट की कमियां बताई हैं। जब गलत साइकेट्रिस्ट की आप कमी जान जाएंगे तो अच्छा साइकेट्रिस्ट भी आप पहचानने लगेंगे। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से बहुत अच्छा आपको फ़ायदा मिलेगा। मिलते हैं दोस्तों किसी नए शानदार वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।